तो इस वेबिनार में हम सबसे पहले स्वागत करेंगे, उनसे हम काफी सारी जानकारी लेंगे। डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे जी, जो पिछले 25 वर्षों से सूरत के न्यूरोलॉजिस्ट हैं और वो सूरत की INS हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट की तरह अपनी सेवा बजाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। डोनेट लाइफ में उन्होंने 2006 से अपनी सेवाएं देना शुरू किया है। जब भी कोई भी व्यक्ति ब्रेन डेड उनको डिक्लेयर करना होता है, तब वो न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, और उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए वो डोनेट लाइफ की ये एक्टिविटी को काफी सहयोग दे रहे हैं। आज सूरत में जितने भी ऑर्गन डोनेशन हुए हैं, उसमें सूरत के न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, इंटेंसिविस्ट, साथ में डॉक्टर आप्टे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट आज हमारे साथ ये वेबिनार ऑर्गन डोनेशन एट 360 डिग्री में हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आप्टे सर का वेलकम करते हैं एंड सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप प्लीज ब्रेन डेड यानी कि क्या, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी दें। थैंक यू। ब्रेन डेथ क्या होता है, ये बड़ी एक टेक्निकल चीज है और मैं उसके बारे में व्यूअर्स को जानकारी एक छोटे से स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देना चाहूंगा। सो फर्स्ट इज, पहले ये हमें जानना जरूरी है कि ब्रेन डेथ ये क्या कंडीशन होती है और ब्रेन डेथ को कैसे डायग्नोज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रेन का जो है फोटो शेयर कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये जो है ब्रेन, ये हमारा बड़ा ब्रेन या बड़ा मगज इसको बोलते हैं, और ये जो निचला हिस्सा है जिसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है, ये ब्रेन का छोटा और निचला हिस्सा है जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो बेसिकली ब्रेन के दो एरियाज, एक ये बड़ा वाला हिस्सा और ये एक छोटा वाला हिस्सा। जो इंडिया, अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखें तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है मेनली, ये जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, लीगल डेफिनेशन ब्रेन डेथ की है वो इस ब्रेन स्टेम के काम नहीं करने से या ब्रेन स्टेम के डिसफंक्शन की वजह से, अगर ब्रेन स्टेम सारे रिफ्लेक्सेस चले गए हैं तो उसको जो इंडियन कंटेक्स्ट में ब्रेन डेथ डिक्लेयर किया जा सकता है। 1994 में जो एक्ट पास हुआ था उसके तहत इस तरह का ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन से ही हम ब्रेन डेथ डिक्लेयर करते हैं। एंड हम यूके मॉडल फॉलो करते हैं। यूएस में जो बड़ा मगज है उसके डिसफंक्शन को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन जो यूके मॉडल है और जो हम इंडिया में लीगली फॉलो करते हैं कि ये जो ब्रेन का ये वाला हिस्सा है जिसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है, उसके कार्य प्रणाली में या उसकी कार्य क्षमता में अगर कोई खामी आ जाए तो ये लगभग तय हो जाता है कि पेशेंट की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। और अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस संभव नहीं है तो उसको ब्रेन डेथ हम घोषित लीगली भी कर सकते हैं। ब्रेन डेथ की जो अवेयरनेस है वो इंडिया में बहुत ही कम है। 1994 में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था एंड इसके जरिए ब्रेन डेथ, या वेरी स्पेसिफिकली अगर टेक्निकली कहा जाए तो ब्रेन स्टेम डेथ को लीगलाइज किया गया। और क्लियरली जो ब्रेन डेथ के सर्टिफिकेट हैं उसके रूल्स दे वर लेड डाउन। व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रेन डेथ, हम कब पेशेंट को ब्रेन डेथ घोषित करते हैं, इसके बड़े स्पेसिफिक क्लिनिकल क्राइटेरिया है। अगर पेशेंट डीपली कोमेटोज है, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि पेशेंट डीप कोमा में होना चाहिए। वो कोमा का कारण दवाइयां नहीं होनी चाहिए। कई लोग मेडिसिन खाने के बाद कोमा में चले जाते हैं, बार्बिट्यूरेट्स हैं, नींद की दवाइयां हैं, इन दवाइयों का सेवन अधिकतम मात्रा में करने से भी पेशेंट कोमा में चला जाता है, लेकिन ये सारे कारण, सो पेशेंट शुड बी इन कोमा बिकॉज ऑफ ए इरिवर्सिबल रीजन। कई पेशेंट्स या जैसे माउंटेनियर्स वगैरह होते हैं, वो हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर अचानक कम होने की वजह से पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, लेकिन ये चीज रिवर्सिबल है। तो जो कोमा का कारण है वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। तो वो एक
सबसे मेन क्राइटेरिया होता है पेशेंट को ब्रेन डेथ अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका सबसे पहला और मुख्य क्राइटेरिया है पेशेंट शुड बी इन डीप कोमा बिकॉज ऑफ इररिवर्सिबल रीजंस। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे होना चाहिए बिकॉज ऑफ सेसेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। उसकी खुद की जो सांस है वो सांस नहीं खुद से ले पाए, उसको वेंटिलेटर पे रखने की आवश्यकता हो और उसकी सारी सांस की प्रक्रिया मात्र वेंटिलेटर से ही चल रही हो, तो इसका मतलब होता है कि उसका ब्रेन बराबर काम नहीं कर रहा है। मैं आपको इस फोटोग्राफ पे वापस ले जाता हूं। जो हमारे ब्रेन से लंग्स के लिए अथवा लंग्स को फेफड़ों को फूलने के लिए सिग्नल्स निकलते हैं वो इस जगह से निकलते हैं जिसको हम मिड ब्रेन और पॉन्स बोलते हैं। तो ये दो जगह से जब सिग्नल्स निकलना बंद, ब्रेन के इन दो एरियाज से निकलता है, ये मिड ब्रेन कहते हैं, इसको पॉन्स कहते हैं। इन दो एरियाज में अगर बहुत सख्त और सीवियर डैमेज हो जाए तो जो सिग्नल जनरेशन है वो खत्म हो जाता है। और जब सिग्नल जनरेशन सांस के लिए जो सिग्नल जनरेशन खत्म हो जाता है तो लंग्स भी एक्सपैंड नहीं होते हैं, हमारे मसल्स जो सांस लेने के मसल्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो पेशेंट वेंटिलेटर पे आ जाता है। तो कोमा एक पहला प्रीरिक्विजिट है ब्रेन डेथ को डायग्नोस करने के लिए। दूसरा जो रिक्विजिट है कि पेशेंट का खुद का सांस बंद हो जाए। अब ये जो हमारा ब्रेन स्टेम जो जिसका मैंने आपको फिगर दिखाया वो बहुत ही एक अहम कार्य करता है। इंसान का जो बड़ा मगज है वो उसके सोचने समझने की शक्ति को कंट्रोल करता है, लेकिन जो ब्रेन स्टेम है वो आदमी के सांस की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, वो उसके हृदय के हार्ट के धबकारे को कंट्रोल करता है, वो उसके कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। ये छोटा मगज, नाम बड़ा विचित्र है कि छोटा मगज, लेकिन काम ये सारे बड़े बड़े करता है। इट कंट्रोल्स योर रेस्पिरेशन, इट कंट्रोल्स योर कॉन्शियसनेस, इट कंट्रोल्स योर हार्ट बीट। ये सारी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो अहम चीजें वो हमारे छोटे मगज यानी ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होती हैं। जो हमारा बड़ा मगज है वो हमारे सोचने समझने की शक्ति को कंट्रोल करता है, हमारे देखने और सुनने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, हमारे लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, लेकिन दूसरे सारे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, किसी का टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज से अलग अलग पैनल से अलग अलग केबल्स निकलते हैं और अल्टीमेटली एक बड़े केबल में वो जाके मिल जाते हैं, और ये ही वो बड़ा केबल है। ब्रेन के हर एरिया से सिग्नल्स निकल के अल्टीमेटली इस एरिया में आते हैं और यहाँ से निकल के स्पाइनल कॉर्ड द्वारा हमारे हाथों में, पैरों में, हर जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर ये केबल ही कट हो गया तो समझ लीजिए कि सारा काम खत्म। अगर टेलीफोन एक्सचेंज से आने वाला केबल टोटली डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरी सोसाइटी में या पूरे मोहल्ले में एक भी टेलीफोन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर पैनल में एक या दो सर्किट गड़बड़ हो गए तो 2 4 10 टेलीफोन बंद हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारे सिग्नल्स केबल तक आ रहे हैं तो वो सारे जो सिग्नल्स केबल तक आ रहे हैं उतने टेलीफोन चालू रहेंगे। इसी तरह से ब्रेन, ये जो बड़ा मगज है, उसके एरिया अगर कोई डैमेज हो जाता है तो वो डैमेज एरिया के, लेकिन दूसरे जो नॉर्मल एरिया है उससे आने वाले सिग्नल्स सारे इस ब्रेन स्टेम से होते हुए हमारी स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं और बॉडी के हर एरिया में वो सिग्नल पहुंचते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेन स्टेम ही खत्म हो गया यानी कि मेन केबल ही कट हो गया तो भले ही ये हमारा जो बड़ा मगज है ये इंटैक्ट है तो भी कोई सिग्नल नीचे की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकता और हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी जो है वो बंद हो जाएगी। तो ब्रेन डेथ डायग्नोस करने के लिए मैं वापस आता हूँ, कोमा में होना चाहिए पेशेंट वेंटिलेटर में होना चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक साइंस हैं जिसको हम ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, वो शरीर में दिखने नहीं चाहिए। जब हम आंखों में लाइट मारते हैं तो जो आंख की पुतली है वो सिकुड़ जाती है, ब्रेन डेड पेशेंट में वो पुतली सिकुड़ती नहीं है। आंखें हमारी बड़ी सेंसिटिव है, जब पलकों को या आंख को हम कॉटन से टच करते हैं तो आंख हमारी तुरंत बंद हो जाती है, उसको हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स बोलते हैं, वो भी ब्रेन डेड पेशेंट्स में एब्सेंट हो जाता है। अगर हम कोई कैथेटर या कोई ट्यूब गले में डालें तो सामान्य जो कॉन्शियस व्यक्ति होता है या ब्रेन डेड व्यक्ति नहीं होता है उसको तुरंत खांसी आ जाती है, लेकिन ब्रेन डेड व्यक्ति जो होता है हम उसके गले में कितनी ट्यूब डालें उसको किसी प्रकार का खांसी का रिफ्लेक्स नहीं आता है, उसको हम कफ रिफ्लेक्स या गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। और एक टेस्ट होता है जिसको एपनिया टेस्ट बोलते हैं, उसके टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा,
लेकिन ये अपनिया टेस्ट भी ब्रेन डेथ के कंफर्मेशन के लिए हमको आवश्यक है। यही सारी चीजें 6 घंटे के अंतराल से यही पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिपीट होना चाहिए, और ये अगर सारे के सारे फाइंडिंग्स 6 घंटे के अंतराल में जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सेम टू सेम प्रेजेंट हैं, तो ही हम पेशेंट को ब्रेन डेड घोषित कर सकते हैं। कुछ ऑप्शनल टेस्ट्स हैं वो हम रिजर्व रखते हैं, जब ब्रेन डेथ का डायग्नोसिस डाउटफुल हो तब हम उन टेस्ट को करते हैं। ये टेस्ट ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के लिए लीगली आवश्यक नहीं है, बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूं कि दे आर नॉट लीगली इसेंशियल टू डायग्नोज ब्रेन डेथ। वो ऑप्शनल टेस्ट में मोस्ट कॉमनली जो टेस्ट यूज होता है वो ईईजी होता है, और एक सीटी एंजियोग्राफी या ट्रांसक्रेनियल डॉपलर ऑफ ब्रेन। ब्रेन जैसे ही पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई स्वतः ही रुक जाती है। अगर आप एंजियोग्राफी करेंगे तो गले तक एंजियोग्राफी का सिग्नल आता है, उसके बाद अंदर एंजियोग्राफी का सिग्नल बंद हो जाता है, क्योंकि अंदर ब्रेन में ब्लड जाना ही बंद हो जाता है। तो दिस इज एंसिलरी टेस्ट। इसकी आवश्यकता अगर ब्रेन डेथ का डाउटफुल डायग्नोसिस है तो ही पड़ती है, अगर क्लिनिकली कंफर्म डायग्नोसिस है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब कौन व्यक्ति ब्रेन डेथ को डायग्नोज कर सकता है? ये THO 1995 और THO 1994 रूल्स एंड एक्ट के तहत बड़ा क्लैरिटी से मेंशन किया गया है। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है वो उसके कंसेंट और उसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए। ऑथोराइज्ड स्पेशलिस्ट जिस डॉक्टर के अंडर वो पेशेंट हो उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। एक ऑथोराइज्ड न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन, और अगर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की नॉन अवेलेबिलिटी है तो सर्जन ऑब्लिक फिजिशियन और साथ में एक इंटेंसिविस्ट या एनेस्थेटिस्ट, दे कैन आल्सो सर्टिफाई ब्रेन डेथ एज पर द 2011 अमेंडमेंट ऑफ THO एक्ट। और जो मेडिकल ऑफिसर जो डे टू डे पेशेंट को देख रहा है उसका सर्टिफिकेशन आवश्यक है। तो दीज आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्टिफाइंग ए ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, एंड टाइमली डायग्नोसिस एंड डिक्लेरेशन ऑफ ब्रेन डेथ मस्ट बी डन। टाइमली डायग्नोसिस से क्या होगा कि एक तो पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं उनकी अनड्यू एंजाइटी और फ्रूटलेस होप, वो खाली उम्मीद में रहते हैं कि शायद ये बच जाए, शायद ये बच जाए, वो कम हो जाता है। उनको क्लैरिटी से मालूम पड़ जाता है कि ये अब पेशेंट हमारा जो है वो जीवित नहीं रहने वाला है। तो अगर टाइमली डिक्लेरेशन और डायग्नोसिस ब्रेन डेथ का हो जाए और उसके बाद रिलेटिव्स की कंसेंट मिल जाए तो ऑर्गन डोनेशन में बड़ी सहायता मिलती है। It will help, a timely diagnosis of brain death will help in tiding over the crisis of acute shortage of organs। जो भारत देश है हमारा उसमें इतने लोग एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर में हैं, कोई किडनी फेलियर में है, कोई हार्ट फेलियर में है, कोई लीवर फेलियर में है। हर किसी को जो है ऑर्गन्स की आवश्यकता है, और अगर टाइमली डायग्नोसिस ब्रेन डेथ की हो जाए तो, और अगर परिवार जो है जो पेशेंट का परिवार है इसके लिए सहमति दे दे कि आप ऑर्गन रिट्राइवेशन कर सकते हैं, तो ऑर्गन डोनेशन काफी ज्यादा मात्रा में होगा, एंड इट विल अलाउ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टू गिव द गिफ्ट ऑफ लाइफ टू मेनी पेशेंट्स जो एक सामान्य जीवन जीने की चाह में, एक उम्मीद की आस में जो बैठे हुए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैं एक बात आपके सर से पूछना चाहूंगा कि आपके सर हम ऐसा मान सकते हैं कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ? अकॉर्डिंग टू द इंडियन क्राइटेरिया अगर ब्रेन डेथ है तो इट इज इक्वल टू डेथ, क्योंकि अगर ब्रेन डेथ हो गया तो बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो स्वतः से काम नहीं कर पाएंगे। दे आर डिपेंडेंट ऑन ब्रेन फॉर देयर सिग्नल्स एंड दे स्टॉप फंक्शनिंग। ऐसा मान सकते हैं कि जो आदमी ब्रेन डेड है उसका शरीर है लेकिन उसकी आत्मा चली गई है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो? यस, एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से दैट शरीर में से आत्मा निकल गई और खाली शरीर हमारे पास रह जाता है अगर ब्रेन डेथ पेशेंट हो जाता है तो। थैंक यू सर।